सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मुस्कान का जन्मदिन है, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे गुड़िया। कल्पना है, बहुत अच्छे। आशीष गुज्जर हैं, अजीत गौतम है, विपिन है। सर क्लास में जो आप क्या कह रहे हैं एक बार दिखाना, ऐड कराते हैं पीडीएफ में लिखा रहता है। अरे बेटा सब तो लिखा रहता है, और ना लिखा रहता है तो मैं एक बार बोल दूंगा। बाकी हालांकि सारी चीजें मैंने देखता हूं तो पीडीएफ में मिलती हैं। गुड मॉर्निंग नहीं होगा बेटा, गुड इवनिंग होगा। सभी को गुड इवनिंग। चरण स्पर्श तो भैया बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी के लिए। संजय है, मुस्कान है, सपना है। पाँव लागू, बिल्कुल लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से एक बार बॉबी जी हैं, योगेश हैं, सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ेंगे। सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा नमस्कार। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2021 और 2019 के पेपर में, जीडी में, और बहुत ही आसान क्वेश्चन बने हैं। उन क्वेश्चंस को आज करने की हम कोशिश करेंगे और थोड़ा सा सीखने की प्रयास करेंगे। एग्रीकल्चर को मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर को हमारे देश की अर्थव्यवस्था के प्राइमरी क्षेत्र में रखा गया है। प्राइमरी में, ठीक है ना। किस में आता है बच्चे? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है एग्रीकल्चर आपका। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है आपका एग्रीकल्चर को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एग्रीकल्चर, कृषि किस में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में। मैंने आपको बताया था जब आपको जीडीपी पढ़ाई थी कि भैया केवल 17% पैसा आपका यहां से हमारी जीडीपी में होता है। जीडीपी में केवल 17% पैसा। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, देश की 50% से अधिक, 50% से अधिक लोगों को ये क्या करता है? रोजगार देता है। 50% से अधिक जनता को या लोगों को ये क्या करता है? लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है ना। एग्रीकल्चर रोजगार देता है, आप सभी ये बात जानते हैं और ये बात मैंने आपको बता रखी है। रोजगार देता है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, यानी कि बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार कहां से मिलता है बच्चे? एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है, कृषि क्षेत्र से। जीडीपी क्या होता है सर जी? अभिषेक बेटा, जीडीपी इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है, गुड्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसे। जीडीपी को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। तो एक देश के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनी एक साल के अंदर, उसे ही हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जीडीपी में 17% पैसा यहां से आता है, 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है ये आपका क्षेत्र। अब अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे हमारे देश के टोटल एरिया होता है किसी देश का 100%, ठीक है ना भाई। किसी भी देश का क्षेत्रफल कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। आप सभी जानते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह अपने आप में 100% है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 100% के 51% एरिया पर, लगभग 51% क्षेत्रफल पर क्या की जाती है बच्चे? कृषि कार्य किया जाता है। तो देश के 51% एरिया पर एग्रीकल्चर की जाती है, कृषि कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना भाई। तो देश के कुल जितनी भी जमीन है देश में, 100% जमीन है, 100% में से 51% पर कृषि की जाती है। अगर मैं बात करूं बच्चे, 24% जमीन देश की कैसी है? बैरेज है, बंजर है। बंजर जमीन कितनी है हमारे देश की? बंजर जमीन लगभग 24% है। और बच्चे 21% पर लगभग हमारे वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और बाकी का बचा हुआ बच्चे टाइम बोर्ड का जो दिख रहा है ना आपको, ये 16-15, ये बच्चे आपका ये मतलब कह लो कि आगे जा रहा है, 2 मिनट आगे हो रखा है। तो आप ये मत समझो कि रिकॉर्डेड क्लास है, ये लाइव क्लास है आपका, ठीक है ना। टाइम के ऊपर मत जाओ कि भैया टाइम क्यों चेंज है। मैं लाइव पढ़ा रहा हूं आपको। अभी मैं कीर्ति का पढ़ रहा हूं, कीर्ति कह रही है टाइम चेंज है गुड़िया। कीर्ति मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, आप निश्चिंत रहिएगा। आपके सामने हूं, ये हाथ हिल रहे हैं, मेरी खोपड़ी ऐसे ऐसे हो रही है, देखोगे मैं बोल रहा हूं आपके सामने। तो लाइव नहीं, मतलब लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है।
ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रहा है ना। तो लगभग बच्चे 21% एरिया पर हमारे फॉरेस्ट है और बच्चे 4% एरिया पर चारागाह है। चारागाह, चारागाह मतलब जहां ढोरों को चराते हैं तो उसे चारागाह कहते हैं। चारागाह है, चारागाह, चारागाह। बात क्लियर हो गई। तो यार ऐसे हो जाते हो तुम तो, गुरुजी रिकॉर्डेड क्लास है। बेटा टाइम भी कई बार गड़बड़ हो सकता है उधर, तो ऐसे परेशान मत हुआ करो। मतलब मैं लाइव पढ़ा रहा हूं आपको, ये पक्की बात है, ठीक है ना। और इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ नहीं होता है। अगर क्लास 1% रिकॉर्डेड भी है तो आपको चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी हालांकि सब लाइव है मामला। चलो भाई बहुत अच्छे, तो बात समझ में आ रही है थोड़ी सी। तो देश के 100% क्षेत्रफल में लगभग 51% एरिया पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब मैं बात करूं बच्चे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार, और कहां से क्वेश्चन बने हैं पिछली बार वो भी बात करेंगे हम। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार। देखो फसलें बेटा दो प्रकार की होती हैं आपकी। एक तो होती है बच्चे आपकी नगदी फसल, नगदी फसलें, नगदी फसल। नगदी फसल कैसी होती है बच्चे, इन्हें कहते हैं कैश क्रॉप, कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। और एक होती है बच्चे आपकी खाद्य फसलें, खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कैसी होती हैं, जिनका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स। तो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। नगदी फसलों के अंदर वो फसलें शामिल हैं जिनका उत्पादन, जिनका प्रोडक्शन, जिनका उत्पादन मार्केट सेल के लिए किया जाता है, बाजार बिक्री के लिए किया जाता है। तो जिनका उत्पादन बाजार में बिक्री के लिए किया जाए, मार्केट में सेल करने के लिए उत्पादन किया जाता है, उन फसलों को हम नगदी फसल, नगदी मतलब बेटा पैसा बनाने के लिए जिनका उत्पादन हो, ठीक है ना भाई। और जिनका उत्पादन, ऐसी फसलें जिनका प्रोडक्शन, जिनका उत्पादन हम खाने के लिए करते हैं, खाने के लिए, यानी कि जिनको ज्यादातर घर में खाया जाता है, खाने के लिए होता है, फूड के लिए होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम फूड क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है ना भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, गजब एकदम। सर मेरे ऊपर किसी ने एफआईआर कर दी है झूठी, क्या करूं। बेटा आप उसके नीचे से एक झूठी एफआईआर कर दो। यार एक बात बताओ, तुम इन चीजों से एफआईआर में, इन चीजों में क्या रखा है, आपकी उम्र अभी पढ़ने की है, ठीक है ना। और आपके ऊपर अगर झूठी एफआईआर है तो वो भी जानते हैं थाने वाले भी कि हाँ भाई इस बालक को गलत फंसाया जा रहा है। तो आप एक बार बात करोगे अपने गांव के प्रधान को, आसपास के कोई आप मतलब जो आपका नेता वेता हो उसे ले जाके मिलोगे तो वो वहां पे हो जाएगा सेटलमेंट। आप एक बार अपने स्तर पे देखिएगा भाई, पुलिस थाने के बारे में हमें थोड़ी कम जानकारी है। बात क्लियर है। पहाड़ कितने परसेंट पे है बेटा, वो जब मतलब आपको ज्योग्राफिकल डिवीजन बताया था तब मैंने आपको बता दिया है कि कितने परसेंट पे पहाड़ हैं, कितने परसेंट पे पर्वत हैं, ठीक है ना भाई। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई, करेंगे अभी स्टार्ट थोड़ी देर में हरित क्रांति, ठीक है ना भाई। तो इन फसलों का उत्पादन, ठीक है ना भाई, उत्पादन सही लिख लेना, उत्पादन गलत लिख गया है, उत्पादन, प्रोडक्शन जो होता है वो खाने के लिए होता है। एग्जाम्पल दूं मैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बात करूं गन्ना, बेटा गन्ना ज्यादातर चीनी मिलों को बेच दिया जाता है, तो गन्ना, सुगर केन कैसी फसल है आपकी, सुगर केन आपकी कैश क्रॉप है, ठीक है ना भाई। मैं बात करूं आपसे कॉटन, कपास, कपास क्या घर में खाते हो, नहीं खाते हो, बेच देते हो कपास, कपास। मैं बात करूं बच्चे आपसे यहां पर रबड़ का उत्पादन, रबड़ जो होती है आपकी, रबर, रबड़, रबड़ का उत्पादन मार्केट में बेचने के लिए होता है। मैं बात करूं जूट जो होता है, जिसकी रस्सी और बोरी बनती है, मार्केट बिक्री के लिए होता है। मैं बात करूं बच्चे आपसे तंबाकू का इस्तेमाल या तंबाकू का उत्पादन किस लिए करते हैं, बाजार बिक्री। तो इनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऐसी फसलें हैं जिनको बाजार में बेचने के पर्पज से बोया जाता है, ठीक है ना भाई। और अगर मैं बात करूं आपसे ऐसी कौन सी फसलें जिनका इस्तेमाल घर में खाने के लिए ज्यादा होता है, जैसे कि गेहूं हो गया, गेहूं, व्हीट, मक्का हो गई, मक्का, गेहूं, मक्का, ठीक है ना, धान, पैडी, चावल खाते हो तो घर में ज्यादा खाते हो, बेचते कम हो। बात समझ में आ रहा है ना। चलो तो चीजों को थोड़ा सा समझिएगा और पढ़िएगा, पढ़ने में ध्यान लगाओ। कमेंट में कब तक लगाओगे बेटा, कमेंट से काम थोड़ी ना चलेगा।
ठीक है ना। दाल होती है आपकी दलहन फसलें, तो दालों का उत्पादन भी किस लिए होता है, तो ये सभी फसलों का उत्पादन हम घर में खाने के पर्पस से करते हैं, तो इन्हें फूड क्रॉप्स कहते हैं। तो ये तो हो गया कि किस पर्पस से फसल उगाई जा रही है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार। अलग अलग ऋतुओं के किस सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के आधार पे। जैसे मैं बात करूं बच्चे आपसे, सबसे पहली होती है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। और ये खरीफ की फसल है ना, ये एसएससी जीडी 2022 में पूछी गई है, आपसे पूछी गई है खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जब गर्मी पड़ती है, जब वर्षा होती है, जब बेटा सूखा पड़ता है, किस समय बोई जाती है, आपसे पूछेगा। ठंड पड़ती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना भाई, तो बात क्लियर हो रही है। जो खरीफ की फसल होती है बेटा, खरीफ, ये सीजन वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं। जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसलों की जो बुवाई की जाती है वो बच्चे जून जुलाई में की जाती है और इन्हें सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो इनकी बुवाई कब होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए जून जुलाई में। जून जुलाई में इन्हें बोया जाता है और बच्चे सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। सितंबर अक्टूबर में इनकी कटिंग हो जाती है, काट दिया जाता है इन फसलों को। तो इनकी बुवाई और इनकी कटाई कब होती है आपको पता चला। अब देखो, जून के महीने में ही भारत में मानसून आता है और वर्षा होती है। तो जो खरीफ की फसल है बच्चे, इन्हें मानसून काल की फसल भी बोलते हैं, मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं, मानसून काल की फसल भी कहा जाता है, मानसून काल की फसल भी इसे कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। मानसून काल की फसल, या फिर इसे हम वर्षा ऋतु की फसल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय पर वर्षा होती है, ठीक है ना। वर्षा के समय की फसल है खरीफ की फसल, क्योंकि इस समय ऐसे पौधे बोए जाते हैं, ऐसी फसलों का उत्पादन होता है जिन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना भाई, तो बात समझ में आ रही है। खरीफ की फसल ज्यादा वर्षा वाली वृक्ष, ज्यादा पानी जिनको जरूरत होती है, इन्हें मानसून काल की फसल भी बोलते हैं। जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है इन्हें। तो ये मानसून यानी कि जब ज्यादा बारिश होती है उस समय बोई जाती है, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं यहां आपसे एग्जाम्पल की, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे, तो जैसे कि मैं बात करूं खरीफ की फसलों के उदाहरण के, बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, सीधे सीधे कम से कम 4-5 क्वेश्चन बने हैं तो बेटा यहीं से बने हैं। कौन सी कब की फसल है, खरीफ की कौन सी है, जायद की कौन सी है, तो बच्चे धान, धान की फसल को ज्यादा पानी चाहिए। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। मक्का कब बोई जाती है, जब वर्षा होती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलें किसकी हैं, खरीफ की फसल हैं। तो एग्जाम्पल बहुत इंपोर्टेंट है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। और बात करूं और कौन सी फसलें इसके अंदर आती हैं, तो भैया ध्यान रखिएगा, मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली हो गया, मूंगफली, कपास, कॉटन, कपास। मैं बात करूं बच्चे आपसे यहां पर जूट, मैं बात करूं बच्चे आपसे तंबाकू, गन्ना, तंबाकू, मैं बात करूं आपसे बच्चे गन्ना, सुगर केन, ठीक है ना, सारी ये खरीफ की फसल हैं। सोयाबीन, अरहर, मूंग, तिल, सोयाबीन खरीफ की सबसे ज्यादा है, सोयाबीन, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मूंग, ये सारी फसलें वो हैं जो खरीफ की हैं। इन सभी फसलों को सब पानी की आवश्यकता होती है तगड़ी, ठीक है ना भाई। चलो, तो ध्यान रखना है बच्चे, सोयाबीन, मूंग और बेटा तिल भी इसी समय बोए जाते हैं। तिल, तिल के बारे में अभी कभी सुना हो आपने, तिल का तेल भी निकलता है, तिल, ठीक है ना भाई, तिल का तेल भी निकलता है, आप सभी जानते हैं। बात क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। तो ये खरीफ की फसलों के बारे में आपने जाना, वर्षा ऋतु की फसल है। अच्छा, अगर एग्जाम में आपसे ऐसा पूछे कि सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है, तो बेटा सबसे ज्यादा, सर्वाधिक पानी
सर्वाधिक पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है? सर्वाधिक पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो आपका आंसर आएगा सुगरकेन, गन्ना। क्योंकि गन्ना बेटा एक साल में पैदा होता है गन्ना, तो सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी गन्ने को होती है। बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं गन्ना सर्दी में बोया जाता है। बेटा आप अगर गन्ना सर्दी में बोओगे ना, अब तो हर फसल अलग अलग सीजन में बोई जाती है, लेकिन उनका एक्चुअल सीजन क्या है? अब धान तो 2 बार बोए जाते हैं वैसे, अब आज के समय में 2 फसल कर लेते हैं धान की। तो बेटा आपको अब के हिसाब से नहीं चलना कि आपके यहाँ क्या कब बोया जा रहा है। अब तो आप कोई सी फसल कब भी बो दो, सभी हो जाती है, लेकिन बच्चे ज्यादा उत्पादन फसल कब देगी? जब उसको उसकी ऋतु में बोया जाएगा, ठीक है ना भाई। तो बात क्लियर है यहां तक, इन फसलों को ध्यान रखना है। आगे बात करूं मैं रबी की फसल, नंबर 2, रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल बच्चे खरीफ की फसल के बाद बोई जाती है। अब बेटा वर्षा के बाद क्या आता है? ठंड आती है, ठंड, ठंड शुरू हो जाती है। तो ये जो फसल इसकी बुवाई होती है, किसकी? रबी की फसल की जो बुवाई होती है बेटा, वो शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है। तो इसकी बुवाई कब होगी? अक्टूबर नवंबर में। इसे कब काटा जाता है बच्चे? तो इसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में रबी की फसल की कटाई हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई होती है। और रबी की फसल के सीजन में बोई जाती है बच्चे? विंटर सीजन में। शीत ऋतु की फसल है, ठंड के समय में होती है, शीत ऋतु की फसल इन्हें कहा जाता है। आपकी खरीफ की फसल वर्षा ऋतु की फसल है, शीत ऋतु की फसल इसे कहा जाता है। किसे बच्चे? रबी की फसल को, ध्यान रखिएगा। चलो देखो भाई, जो एक्चुअल में है चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है, मैं वो कराऊंगा। आपके यहाँ क्या होता है, आप कौन सी फसल बोते हो, आप कोई भी फसल कभी बो देते हो, वो आपका पर्सनल मुद्दा है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्या सही है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ठंडी के दिनों में यानी कि ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इनके जो उदाहरण होते हैं, कौन कौन से इनके उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे? जैसे कि मैं बात करूं बच्चे आपसे, गेहूं हो गया। गेहूं की फसल कब बोई जाती है? यानी कि बच्चे शीत ऋतु में। गेहूं के साथ बच्चे जौ भी बोए जाते हैं, जौ। गेहूं, जौ, चना, मटर, चना, मटर, आलू, आलू बहुत पूछे जाते हैं, आलू, सरसों, मस्टर्ड, सरसों, ठीक है ना भाई। राई, राई, राई सरसों के जैसी होती है कुछ। मसूर की दाल भी बच्चे इसी समय बोई जाती है, मसूर, ठीक है ना भाई। तो ये एग्जाम्पल हैं। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, राई, ये इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं, इसके बाहर नहीं पूछता है, ठीक है ना भाई। चलो, आलू कब बोया जाता है बेटा? आलू शीत ऋतु की फसल है, आलू इस समय बोया जा चुका है। आप देखोगे तो आलू की फसल लग चुकी है। तो आलू शीत ऋतु की फसल है, मतलब रबी की फसल है। बात क्लियर है? ठीक है ना भाई, बहुत ही बढ़िया। चाय पियोगा कोई? चलो भाई, बहुत बढ़िया। देखो इनके बाहर नहीं पूछी जाती। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल उठा के देख लो, कोई क्वेश्चन उठा के देख लो, इनके बाहर कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जितनी भी फसलें होती हैं सारी लिखवा दूं। बेटा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं इसके बाहर नहीं जाएगा, आप विश्वास कीजिए बस। राई बेटा सरसों के जैसी होती है। प्याज की फसल बच्चे जुलाई में बोई जाती है, जुलाई में। बात क्लियर है? हालांकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोई जाती हैं, लेकिन ये कॉमन फसल है, कॉमन फसल। अब अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, लास्ट बचती है आपकी जिन्हें बोला जाता है जायद की फसल। जायद की फसल, जैद की फसल या जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल बच्चे नंबर 3 और लास्ट आपकी तीसरी वाली हो गई। जायद की फसल की मैं बात करूं बच्चे आपसे, तो जायद की फसल जो बोई जाती है वो ग्रीष्म ऋतु की फसल है। गर्मी के समर सीजन में ग्रीष्म ऋतु की फसल इसे माना जाता है, ठीक है ना भाई। गर्मी के समय में, गर्मी के समय में पानी की किल्लत रहती है, तो ऐसी फसल बोई जाती है जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो।
तो जायद कब बोई जाती है बच्चे? ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि इन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाएगा। ठीक है ना भाई, इन्हें कब बोया जाता है? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में इन फसलों को बोया जाता है और इनकी जो कटाई होती है बेटा, इन फसलों की कटाई होती है मई जून में। कब होती है? मई जून में इन्हें काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में इन्हें बोया जाता है और मई जून में इनकी कुटाई हो जाती, कुटाई नहीं कटाई हो जाती है जायद की फसलों की। बात समझ में आ रहा है? यहां ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिन्हें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सर इंग्लिश में नाम क्या है बेटा? जैद नाम है, जैद ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में भी जैद बोलते हैं, अंग्रेजी में भी जैद बोलते हैं, इंग्लिश में भी खरीफ बोलते हैं, हिंदी में भी खरीफ बोलते हैं। अगर कुछ और नाम होता तो इंग्लिश में मैं जरूर बताता आपको। ठीक है ना भाई? रंजीत यादव कह रहे हैं सर आलू कितनी बार बेटा मुझे तुम्हें किसान नहीं बनाना है, मुझे आपके एग्जाम में सही क्वेश्चन कराने हैं, नहीं तो फिर आपको एग्रीकल्चर से पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब तो सिर्फ मैं उन चीजों पे बात करूंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं चीजें। ठीक है ना भाई? इनके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, उदाहरण की बात करूं तो यहां पर ज्यादातर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, साथ के साथ यहां पर पलेज बोई जाती है, जैसे कि तरबूज खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई। ठीक है, तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी कद्दू, तो जितनी भी सब्जियां होती है ना, कद्दू टमाटर, भिंडी हो गई, भिंडी भिंडी हो गई, भिंडी बोई जाती है बच्चे, मिर्च बोई जाती है, हरी मिर्च। ठीक है ना? साथ के साथ कह सकते हो आप जो सब्जियां है ना, आपकी ज्यादातर सब्जियां वो इसी सीजन में बोई जाती हैं, वेजिटेबल्स जो है इसी सीजन में उगाई जाती हैं। तो ये जायद की फसल है, खीरा ककड़ी भिंडी तरबूज खरबूज भिंडी लौकी कद्दू तोरई बोरई, सब ये इसी सीजन की फसलें हैं। बात क्लियर है? चलो भाई बहुत अच्छे। देखना एक बार कोई दिक्कत है क्या? अभी चेक करा रहे हैं बच्चे, अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चेक करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर कोई भी दिक्कत है बफ वफ की तो सभी समस्याएं सुनी जाएंगी आपकी, आप टेंशन क्यों लेते हो। चलो एक क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, खरीफ की। ठीक है ना भाई? ए बी सी डी चार ऑप्शन दे दिए। ए दे दिया गेहूं, बी दे दिया सरसों, सी दे दिया सोयाबीन, सोयाबीन, डी दे दिया आपको बच्चे क्या? तरबूज। तो बताओ मुझे इनमें से सही आंसर क्या होगा? व्हीट मस्टर्ड सोयाबीन तरबूज, क्या क्या मैं भाई वाटरमेलोन हुए क्या हुआ तरबूज, ऐसा ही कुछ होता होगा, बताएंगे अब। ठीक है, हाँ भाई ठीक है एकदम, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। आंसर आना चाहिए हर बच्चे का। यहां से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है ना भाई? तो आप सभी को ये पता है कि गेहूं सरसों आलू राई पाई ये तो बेटा सब शीत ऋतु की फसल है। तरबूज आपका किसकी है? यानी कि तरबूज आपका जायद की फसल है, ये दोनों आपकी रवि की फसल है। सोयाबीन वगैरह बच्चे आपका धान वगैरह, ठीक है ना, धान पैडी चावल किसकी है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, अब देखो एग्जाम में आपसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जो 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा गया खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की फसल, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है, किस सीजन की फसल है, किस ऋतु की फसल, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ए ऑप्शन दे दिया आपसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म। बी ऑप्शन दे दिया आपसे शुष्क, सी ऑप्शन दे दिया बच्चे आपसे वर्षा,
और डी ऑप्शन दे दिया आपसे शीत ऋतु की फसल है। जल्दी से बताओ किस ऋतु की फसल है। मैंने आपको बताया खरीफ फसल की बुवाई मानसून के समय की जाती है, जब मानसून आते हैं, यानी कि इसकी बुवाई कब होती है, जून जुलाई में होती है। यह भी पूछ सकता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। जून जुलाई में बोके इसे हम बच्चे सितंबर अक्टूबर में इसे काट लेते हैं, तो इसका मतलब मानसून इसी समय भारत आता है, तो ये वर्षा ऋतु की फसल हो जाती है। या फिर ऑप्शन में वर्षा की जगह बच्चे रेन की जगह मानसूनी क्रॉप्स भी बोल सकता है, मानसूनी फसल भी कह सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये 2021 का क्वेश्चन है, ऐसा पूछा गया, आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर में, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं आसान आसान। लेकिन एक बार अगर पढ़ लिया तो चीजें क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन आएगा भी तो आप बिल्कुल करके आओगे। चलो देखो भाई, कुछ फसल मैं यहां बताता हूं आपको और उनके उत्पादक राज्य लिख लेने हैं। फसल, एक साइड क्रॉप्स लिख लेना है, फसल लिख लेना है, और एक टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, उत्पादक राज्य। कौन सा राज्य उत्पादक है सबसे ज्यादा, उत्पादक राज्य, प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में जान लेना है। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो इंपोर्टेंट है वही बताऊंगा। अब मैं बात करूं आपसे, एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया जूट के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले जूट को ही लिख लो। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है बेटा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है। सर मौसम पहला कहां आता है, अरे बेटा मौसम तो भैया एक जैसा ही आता है सभी जगह, मतलब आपका उत्तरी गोलार्ध में एक जैसा मौसम रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में एक जैसा रहता है। सर हमको भी पिला दो चाय। बेटा पहली चाय मेरे दिन की है, एक ही बार पीता हूं, आप भी इसे मांग रहे हो, कंजूस प्राणी। आपके पास तो घर में होंगे, आप बनाने वाले होंगे, मम्मी से कह दो चाय बना देंगी। और ज्यादा ही चाय बेटा तो थोड़ी सी इधर माइक से डाले दे रहा हूं मैं, ऐसे करके फील कर लो, ऐसे ही चाय पिला रहा हूं मैं तुम्हें। चलो भाई बहुत अच्छे, बात समझ में आ रही है। हाँ अरे बेटा जूट को जूट ही बोलते हैं, पटसन भी कह देते हैं वैसे, इसे पटसन। तो जूट की फसल होती है, जूट की फसल जो होती है ना, उससे मतलब उसकी जो बर्च होती है उसकी छाल को निकाल के जूट को पटसन भी कहा जाता है, पटसन, पटसन। इससे बच्चे रस्सी बनाई जाती है, रस्सी। और देखा होगा ना आपने, बोरी देखी हो कभी, बोरी जिसमें खल आती है, बोरी, वो भी इससे ही बनती है, जूट से ही, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जूट भी नहीं जानते हो क्या मामला है, तो बड़े कलाकार हो तुम, ठीक है ना भाई। अब जैसे मैं बात करूं गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, गेहूं का कुछ फसलें बताऊंगा जो इंपोर्टेंट है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है यूपी, आपका उत्तर प्रदेश। चावल का सबसे ज्यादा कौन करता है, चावल का, तो चावल का करता है बच्चे आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल करता है चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन, ठीक है ना भाई, चावल का। जूट का सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल करता है। अच्छा मैं बात करूं कुल फूड ग्रेन्स का, टोटल फूड का, फूड ग्रेन्स मतलब बच्चे अनाज का उत्पादन सबसे ज्यादा, तो भैया फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज का, अनाज का, अनाज को ही हम खाद्यान्न भी बोलते हैं। खाद्यान्न का मतलब ऐसी फसलें जिनको खाया जाता है। खाद्यान्न का सबसे ज्यादा उत्पादन फूड्स का, फूड ग्रेन का, जैसे कि चाहे आप टोटल ओवरऑल फूड का लोगे, ठीक है ना। तो कुल कुल अनाज का सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन भी यूपी करता है अपना। लेकिन अगर टोटल पल्सेस की बात करूं, कुल दलहन के मामले में, दालों के मामले में, दलहन, दलहन, दलहन का मतलब पल्सेस, दालें, और तिलहन जिनसे तेल निकाला जाता है, पल्सेस, और ऑयल सीड क्रॉप्स, तिलहन, जैसे तिल का तेल निकलता है, सूरजमुखी का तेल निकलता है। तो भैया टोटल दालों के उत्पादन में दालें सबसे ज्यादा कहां होती हैं, एमपी में। और कुल तिलहन यानी कि तेल वाली फसलें भी सबसे ज्यादा कहां होती हैं, तिल, जैसे तिल का उत्पादन मध्य प्रदेश ज्यादा करता है। बेटा रेवोल्यूशन बता दूंगा जो इंपोर्टेंट रेवोल्यूशन है, बात क्लियर है। अच्छा मस्टर्ड का सबसे ज्यादा, सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, सरसों का, मस्टर्ड का। देखो जो इंपोर्टेंट है वही कराऊंगा, आप सोचो कि मैं सारे लिखवा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बेटा राजस्थान, मस्टर्ड। साथ के साथ जो आपके मोटे अनाज हैं जैसे कि मक्का, बाजरा, इनके उत्पादन में भी राजस्थान ही पहले नंबर पे आता है। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे गन्ने का उत्पादन और आलू का उत्पादन, तो गन्ना और आलू भी यही लिख देना यूपी के सामने, ठीक है ना भाई। आलू का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कौन करता है? यूपी। और गन्ने का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कौन करता है? यूपी। तो गेहूं का भी उत्पादन यूपी ही करता है सबसे ज्यादा, आपको पता है। तो आलू, गेहूं और गन्ना, चावल का वेस्ट बंगाल, कुल अनाज के मामले में भी यूपी है, कुल दालों के मामले में और कुल तिलहन के मामले में। तिलहन ठीक लिख लेना, तिलहन गलत लिख गया है, तिलहन, ठीक है ना। ऑयल सीड क्रॉप्स, और दलहन को बोलते हैं पल्सेस। मस्टर्ड के प्रोडक्शन में राजस्थान पहले नंबर पे है। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे कपास का उत्पादन, कपास कॉटन के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे, गुजरात का नंबर पहला है कॉटन के मामले में। आगे बात करूं मैं बच्चे चाय का उत्पादन कौन ज्यादा करता है? चाय, असम। चाय का उत्पादन कौन करता है? असम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो चाय और कॉफी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना भाई। ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे चाय के बारे में, चाय, टी, चाय की फसल जो होती है बच्चे वो पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में, या तो दक्षिण भारत में या फिर असम में। असम भी चाय का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, गर्म एवं आर्द्र जलवायु। आर्द्र मतलब जिसमें नमी हो, जहां ज्यादा वर्षा हो, यानी कि गर्म जलवायु का मतलब है कि जहां 10 से लेके 35 डिग्री तक का टेम्परेचर होता हो, ऐसी जगह। आर्द्र जलवायु का मतलब है जहां लगभग 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती हो, ऐसा स्थान, जहां नमी ज्यादा हो। बात समझ में आ रहा है? ऐसी जलवायु चाहिए। ये बेटा 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है और 10 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर है, तापमान है, ठीक है ना भाई। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2021 के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चाय की फसल के लिए कौन सी स्थिति अनुकूल नहीं होगी, और वहां दिया गया है कि 35 डिग्री से अधिक तापमान। बेटा 35 डिग्री से अगर ज्यादा तापमान होगा तो वो चाय की फसल के लिए नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना भाई। क्योंकि इसे कितना टेम्परेचर चाहिए? 10 डिग्री से लेके और 35 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए। अगर 35 डिग्री से ज्यादा तापमान होगा तो चाय की फसल को नुकसान पहुंचाएगा। चाय की फसल के लिए कैसी जलवायु चाहिए? गर्म चाहिए, गर्म, गर्मी होनी चाहिए, और आर्द्र यानी कि नमी होनी चाहिए, यानी कि वर्षा वहां होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। ये बात ध्यान रखना है। और बच्चे अगर मैं आगे बात करूं, कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? कॉफी का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन करता है बच्चे आपका कर्नाटक स्टेट, कर्नाटक कॉफी, ठीक है ना भाई। यही बात करूं बच्चे मैं, रबड़ और नारियल का उत्पादन कौन करता है? रबड़ सबसे ज्यादा, और नारियल, रबड़ और नारियल का उत्पादन करता है बच्चे केरल स्टेट, केरल करता है रबड़, कृत्रिम रबड़ का और बच्चे आपका नारियल का उत्पादन। आगे बात करूं बच्चे मसालों के मामले में, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को ही कहते हैं। तो केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है केरला को। बात क्लियर है? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट हो जाती है आपका। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है आपका केसर, केसर भी पूछ लेता है कई बार। केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर, यही लिख देना छोटे से में। ये सारे इंपोर्टेंट हैं जो आपसे सीधा सीधा सा पूछता है। ठीक है भाई, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपके। जो इंपोर्टेंट फसलें हैं मैंने आपको बताई हैं, इन्हें याद रखना है। अच्छा, मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन और मक्का का सबसे ज्यादा कर्नाटक करता है बच्चे, मक्का। ये दो फसलें और लिख लेना, मक्का का सबसे ज्यादा कर्नाटक करता है, कर्नाटक। और बच्चे आपका मूंगफली का सबसे ज्यादा, मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका गुजरात करता है, गुजरात, ठीक है ना।
तो गुजरात और महाराष्ट्र, यहां काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। तो मक्का कर्नाटक, मूंगफली गुजरात। तो बहुत अच्छे, यहां तक बात आपने समझी होगी और समझ में आई भी होगी कि कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य। दो क्वेश्चन मैंने यहां बताया आपको कि जीडी में पूछे गए। एक तो ये पूछा गया है मतलब आपका चाय की खेती के लिए कौन सी चीज अनुकूल नहीं होगी, तो बेटा 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो अनुकूल नहीं होगी। ज्यादा वर्षा चाहिए इसे और ज्यादा तापमान चाहिए चाय की खेती के लिए। असम सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन करता है, पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। इलायची का भी बेटा केरल है, इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल है। हाँ बेटा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं गन्ने के उत्पादन में कौन होगा, एमपी होगा। नहीं बेटा, गन्ने के उत्पादन में यूपी होगा, लेकिन चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र है। चीनी के में, क्योंकि इस बार चीनी का उत्पादन जो किया है वो महाराष्ट्र ने ज्यादा किया है, सबसे ज्यादा चीनी मिल भी महाराष्ट्र के अंदर है। अब मैं बात करूं बच्चे आपसे कृषि से जुड़ी हुई कुछ क्रांतियां। उससे पहले एक चीज समझ लो छोटी सी आप। एक होती है बच्चे आपकी चलो पहले क्रांति पढ़ लो। क्रांति का मतलब होता है किसी चीज में बदलाव करना। क्रांति, रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है ना भाई। तो कृषि में क्रांति आप हेडिंग डाल दोगे, कृषि में क्रांति, रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। क्रांति का मतलब है बेटा सीधा सीधा सा बदलाव करना। किसी चीज का हम सुधार करते हैं तो उसमें हम क्रांति लाते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। तो यहां क्रांति का मतलब ऐसा नहीं है लठ बजाना है किसी पे। क्रांति का मतलब है बच्चे बदलाव, बदलाव। ठीक है ना, सुधार आप कह सकते हो, सुधार या फिर बदलाव। जैसे कि अगर मैं बात करूं, भारत पहले जो आपका बच्चे खाद्यान्न उत्पादन में बहुत कमजोर था, तो भारत में हरित क्रांति चलाई गई थी, हरित क्रांति। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछे गए बेसिकली हरित क्रांति से। इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है, अनाज का उत्पादन बढ़ाना। तो ये किससे रिलेटेड है, इसका संबंध किससे है, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से, खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन का मतलब है फूड ग्रेन्स के उत्पादन को बढ़ाना, अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह हरित क्रांति चलाई गई। भारत जो है वो अनाज के उत्पादन में बड़ा पिछड़ा हुआ था। भारत में लाखों हजारों लोग बच्चे हर साल भूख की वजह से, यानी कि अनाज की कमी की वजह से मर जाते थे, यानी कि डेथ हो जाती थी, अकाल पड़ जाता था। क्योंकि बच्चे जब तक सिंचाई की सुविधा अच्छी नहीं होगी तब तक बच्चे आपका मामला सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना भाई। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, हरित क्रांति सबसे पहले जो स्टार्ट हुई, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी बच्चे मैक्सिको से। कहां से स्टार्ट हुई थी बच्चे, मैक्सिको से स्टार्ट हुई थी। मैक्सिको से स्टार्ट हुई हरित क्रांति विश्व में, वर्ल्ड वाइज मैक्सिको से। और बच्चे हरित क्रांति को स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है ना भाई। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहां के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे बच्चे। कहां के नागरिक थे बच्चे, ये अमेरिका के नागरिक थे, यूएसए के नागरिक थे। लेकिन इन्होंने अपने शोध कहां किए, मैक्सिको के अंदर। ठीक है ना भाई, मैक्सिको के अंदर इन्होंने अपने प्रैक्टिकल किए। तो अगर पूछे कि वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुई, मैक्सिको से। इन नॉर्मन बोरलॉग को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। विश्व में हरित क्रांति का पापा कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे कि भैया यहां एक चीज और ध्यान रखनी है आपको छोटी सी, कि नॉर्मन बोरलॉग को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1970 में, 1970 में
1970 में इस चीज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था नॉर्मन बोरलॉग को। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं आपके। अब क्वेश्चन क्या बना था आपसे, आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे पहले हरित क्रांति किस राज्य में स्टार्ट हुई। तो ये तो विश्व में मैक्सिको के अंदर स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना भाई। नॉर्मन बोरलॉग को क्यों मिला नोबेल पुरस्कार, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग ने ना गेहूं की एक ऐसी प्रजाति डिस्कवर की, गेहूं की एक ऐसे बीज की खोज की जो बहुत छोटा था, लेकिन बच्चे वो उत्पादन बहुत ज्यादा करता था। तो गेहूं के एक सीड की खोज के कारण, उसकी प्रजाति के एक विकास के कारण नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पापा कहा गया। सर यूएसए में खेती होती होगी क्या, ये कौन है, कोमल कह रही है। भाई गुड़िया बहुत तगड़ी खेती होती है, वो विकसित देश हैं, ऐसा थोड़ी ना जो देश विकसित हो गए वहां खेती नहीं होती है, हैं? कैसी बातें करते हो। मक्के का बहुत तगड़ा, गेहूं का बहुत तगड़ा उत्पादन है, प्रेरी घास के मैदान यूएसए के अंदर हैं और बहुत तगड़ा उत्पादन करते हैं गेहूं और मक्का का। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भैया सब लोग सोना खाते हैं अगर वो अमीर हैं। बेटा कृषि वहां की हमसे ज्यादा उपज देती है, अच्छी खेती की जाती है, वहां की फार्मिंग हमसे अच्छी है। अगर हम 1 हेक्टेयर में अपने यहां 2 क्विंटल गेहूं उत्पादित कर रहे हैं तो वो 5 कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमसे बेहतर हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ये चीज समझनी है। चलो भाई बात क्लियर है। एक कह रहे हैं सर यूपी में खेती होती है क्या, नहीं बेटा यूपी में खेती नहीं होती। यूपी में तो बेटा सोने का उत्पादन करता है, यूपी में आलू से सोना बनाने का काम किया जाता है, यूपी में खेती थोड़ी होती है। आप तो वैसे भी स्विट्जरलैंड में पैदा हुए हो, सच में मन तो ऐसा करता है कभी कभी तुम मेरे आसपास हो तो तुम में तो 5-7 तो मुक्के लगने चाहिए। कहां से क्वेश्चन लेके आते हो। बेटा भारत विकासशील देश है। तो मैं बात करूं आपसे बच्चे यहां, तो बच्चे ग्रीन रेवोल्यूशन मैक्सिको से प्रारंभ हुई थी, मैक्सिको से प्रारंभ हुई, मैक्सिको से स्टार्ट हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का पापा कहते हैं। भारत में जो हरित क्रांति प्रारंभ हुई, भारत में, इंडिया के अंदर, वो 1960 में स्टार्ट हुई थी और स्टार्टिंग में केवल प्रयोग के रूप में पंजाब के कुछ जिलों में इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना भाई। तो हरित क्रांति भारत में स्टार्टिंग में कुछ जिलों में ही लागू की गई। भैया प्रयोग भी तो करेंगे कि वास्तव में ये काम करती है नहीं करती है। तो कुछ पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही इसे लागू किया गया था। और यही क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है 2021 में कि बच्चे स्टार्टिंग में भारत में हरित क्रांति किस राज्य से प्रारंभ हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है पंजाब से स्टार्ट की गई थी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में केवल कुछ जिलों में ही पंजाब में प्रयोग किया गया। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति जो प्रारंभ हुई बच्चे वो कहां से हुई थी, पंजाब से प्रारंभ हुई थी 1960 में। लेकिन बच्चे जब हमने देख लिया कि हाँ भाई प्रयोग वियोग ठीक चल रहे हैं, नए नए बीजों का इस्तेमाल किया गया जो अच्छे बीज हैं, फिर बच्चे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो भैया ध्यान रखना है औपचारिक रूप से, औपचारिक का मतलब जब पूरे देश में इसे लागू करने की बात चल रही थी, औपचारिक रूप से हरित क्रांति जो प्रारंभ हुई भारत में ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक रूप से हरित क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था बच्चे, तब आपका आंसर आएगा 1966-67 में। 1966-67 में हरित क्रांति स्टार्ट हुई 3rd 5 ईयर प्लान में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है ना भाई। 3rd 5 ईयर प्लान तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई ऑफिशियल तरीके से 1966-67 में। और अगर मैं बात करूं बच्चे भारत में हरित क्रांति का पिता, तो भैया एक कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने भारत में भी देखा कि विश्व में भैया मैक्सिको ज्यादा उत्पादन करता है, अमेरिका ज्यादा उत्पादन कर रहा है, नए नए बीज भारत लाए गए। ये काम किसने किया था, एमएस स्वामीनाथन ने। तो भारत में हरित क्रांति का पापा किसे कहते हैं, ठीक है ना भाई। भारत में हरित क्रांति का पापा किसे कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई।
एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पप्पा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने बाहर जाके भैया क्या क्या बदलाव हो रहे हैं भारत में, उन बीजों को भारत लेके आए और उसमें इस क्षेत्र में काम किया। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भारत में प्रारंभ की गई थी स्टार्टिंग में पंजाब से हरित क्रांति। और बच्चे ध्यान रखना है, हरित क्रांति से सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन बढ़ा था? ठीक है ना भाई, सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का बढ़ा? सर्वाधिक, अब भैया हरित क्रांति में बीज आए नए नए तो उत्पादन तो बढ़ेगा। सर्वाधिक उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी, प्रोडक्शन में जो वृद्धि हुई थी सबसे ज्यादा, वो किसके हुई थी? गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा। गेहूं के बाद दूसरे नंबर पे धान यानी कि चावल का, पैडी का प्रोडक्शन बढ़ा। तो हरित क्रांति के द्वारा भारत में किस फसल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बढ़ा? तो भैया ध्यान रखिएगा, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा था। ठीक है ना भाई। चलो भाई, बहुत अच्छे। बेटा मटर के बारे में बताया है ना मैंने आपको। मटर जो होती है वो आपकी शीत ऋतु में उगाई जाती है, मतलब रबी की फसल है। तो यार मैंने लिखाया है, वो ध्यान दिया करो थोड़ा सा चीजों पे। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? तो गेहूं और धान का प्रोडक्शन बढ़ा, जबकि जो दाल है ना बेटा, दालों का उत्पादन घटा था। दलहन का उत्पादन कम हुआ। दलहन का उत्पादन, दलहन का प्रोडक्शन क्या हुआ था? कम हुआ था। जब पहले कोई घर में रिश्तेदार आता था ना बच्चे, तो उसे क्या दिया जाता था? चने की रोटी, बाजरे की रोटी। ऐसे गेहूं की रोटी तो नसीब वाले को मिलती थी। लेकिन जब भारत में हरित क्रांति स्टार्ट हुई तो हरित क्रांति में बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे कि एक तो उन्नत किस्म की वैरायटीज के सीड्स का इस्तेमाल किया गया, अच्छी वैरायटी के सीड डिस्कवर किए गए नए नए। साथ के साथ सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया कि अपनी सिंचाई की व्यवस्था को अच्छा बनाया जाए। साथ के साथ नए नए फर्टिलाइजर्स लाए गए और कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ। कीड़ों को मारने की दवाएं जो फसलों में लग जाती हैं, उनका नया नया आविष्कार हुआ। नए नए प्रकार की उर्वरक आने लगे, यूरिया, डाई। साथ के साथ बच्चे क्या हुआ? नई तकनीकी का इस्तेमाल करके नए नए उपकरण विकसित किए गए। जैसे कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा, रूटावेटर आए और बहुत सारे कृषि उपकरणों की इस्तेमाल किया जाने लगा। केवल अच्छे बीजों के यूज से हरित क्रांति स्टार्ट नहीं हो पाई। ठीक है ना भाई। तो कई सारी चीजें और भी की गई। तो हरित क्रांति के अंदर क्या किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चीजें हर चीज ऐसा नहीं है लिखवाने की होती है। तो हरित क्रांति के अंदर एक तो उन्नत किस्म के HYV सीड्स बोलते हैं, ठीक है ना भाई, उनका इस्तेमाल किया गया। अच्छी वैरायटी के बीजों का इस्तेमाल किया गया। अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके नए कृषि उपकरणों का यूज किया गया। ठीक है ना भाई, जो आधुनिक प्रकार के हैं। अब मान लो एक आदमी बैल से खेत जोत रहा है, तो पता चला बच्चे 2 दिन में 2 बीघे खेत जोता है। लेकिन आदमी अगर ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है तो पता चला 1 दिन में 200 बीघे खेत जोत दिया। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा चीजें अच्छी हुई। भाई आप मुझसे गुस्सा हो? नहीं भैया गुस्सा ना हो यार, क्यों गुस्सा होऊंगा मैं? सर आपके पास ट्रैक्टर है? हाँ बेटा, ट्रैक्टर, ट्रॉली, रूटावेटर, सारी चीजें। आओ किस दिन घुमाते हैं तुम्हें। तो बात क्लियर है ना बच्चे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि नई नई चीजों का इस्तेमाल किया गया कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई पर ध्यान दिया गया, सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया गया, तब ही हरित क्रांति आई। दूसरी है बच्चे आपकी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति को बच्चे हम व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है बच्चे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप ध्यान रखोगे श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ठीक है ना भाई। श्वेत क्रांति को हम दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति। ठीक है ना भाई, दुग्ध क्रांति के नाम से भी इसे जानते हैं।
भैया ये क्यों स्टार्ट की गई? दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो भारत में दूध की भी बड़ी किल्लत थी, आज भी किल्लत है। आज जो पीते हो ना मदर डेयरी, अमूल का दूध, ये सारा जो पैकेट वाला है सब बेटा इसमें 50% से ज्यादा की मिलावट होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। आप समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा जितना उत्पादन है ना उससे 3 गुना ज्यादा का कंजम्पशन है भारत में, खपत है उससे ज्यादा की। फिर भी लेकिन सभी लोगों को दूध अवेलेबल है। तो मतलब इसका क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं तो मिलावट चल रही है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, श्वेत क्रांति के पापा कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, तो इसके जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है ना भाई, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का पापा कहते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर ही हर साल 26 नवंबर को, कितने नवंबर को बच्चे? 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। ठीक है ना भाई। और श्वेत क्रांति के बाद भारत दूध के क्षेत्र में पहले नंबर पर आ गया। इसमें क्या होगा बच्चे? इसमें बेटा अच्छी नस्ल की यूरोप से गाय भैंस लाई गई, तो गाय भैंसों की नस्लों में सुधार किया गया। नई नई सहकारी समिति, जैसे कि अमूल एक सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो दूध को खरीदते हैं। अब बेटा पहले किसान दूध उत्पादित करते थे तो बिकता नहीं था, कहां बेचें ले जाके, बड़ी समस्या थी। तो सहकारी समितियों की स्थापना की गई, यही बदलाव किए गए, अच्छे अच्छे किस्म की भैंसें लाई गई, भैंसों को चारे का इंतजाम किया गया। तो ये सारी चीजें ध्यान है। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे, गजब एकदम। तो भैया 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब श्वेत क्रांति भारत में कब स्टार्ट हुई थी बच्चे? तो श्वेत क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था भारत में, प्रारंभ वो कब हुआ था? 1970 में, 1970 में प्रारंभ हुई थी श्वेत क्रांति। किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो एनडीडीबी के द्वारा इसे चलाया गया था। एनडीडीबी, इसे बोलते हैं बच्चे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहा जाता है हिंदी में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसे कहा जाता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी, आपको ध्यान रखना है, सॉरी श्वेत क्रांति। और एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी बच्चे? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और एनडीडीबी का हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है? तो बच्चे गुजरात के आणंद शहर में है, गुजरात के आणंद शहर में है, आणंद में, आणंद। ठीक है ना भाई, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो ये है बच्चे आपका ऑपरेशन फ्लड, जो कि दूध के उत्पादन से संबंधित है। इसके पापा डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ये 1970 में स्टार्ट हुई, एनडीडीबी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और एनडीडीबी के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1965 में। कहां पर है इसका मुख्यालय? गुजरात के आणंद में। और गुजरात के आणंद में ही अमूल का भी मुख्यालय है। अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी। चलो भाई, एम एस स्वामीनाथन को नोबेल पुरस्कार नहीं बच्चे, एम एस स्वामीनाथन को नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार। और बच्चे आगे बात करूं तो कुछ क्रांति हैं जिनके बारे में सिर्फ डायरेक्ट आपको जानना है, जैसे कि तीसरी क्रांति है, और ये 2019 के जीडी के पेपर में पूछी गई है। जीडी के पेपर में नीली क्रांति के बारे में पूछा गया। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है। मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है। तो कुछ क्रांतियां और हैं जो इंपोर्टेंट हैं। और आगे बात करूं, नंबर 4 पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध ऑयल सीड यानी कि तिलहन उत्पादन से, तिलहन ऑयल सीड क्रॉप्स के प्रोडक्शन से, तिलहन ऑयल सीड उत्पादन,
तिलहन उत्पादन से, और तिलहन में भी मुख्यतः किससे, मस्टर्ड से, सरसों से। तो तेल के उत्पादन से, तिलहन फसलों के उत्पादन से जुड़ी हुई है। अब बच्चे आपका सरसों का तेल भी कैसा होता है, येलो कलर का होता है, तो आप समझ सकते हो सीधा सीधा सा। पिंक रेवोल्यूशन किससे जुड़ी हुई है, गुलाबी क्रांति, प्याज और झींगे के उत्पादन। झींगा एक कीड़ा सा होता है बच्चे। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति किससे जुड़ी हुई है, तो प्याज और झींगा उत्पादन से, प्याज और झींगा उत्पादन, ठीक है ना। लाल क्रांति बच्चे मांस और टमाटर के प्रोडक्शन से। नंबर 6 लाल क्रांति मांस और टमाटर से, मीट एंड टमाटो, मांस और टमाटर से जुड़ी हुई है, मांस और टमाटर। और बात करूं बच्चे काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन, या कृष्ण क्रांति भी बोलते हैं इसे, कृष्ण या फिर काली एक ही बात है दोनों। काले ही कृष्ण जी थे और काली ये क्रांति, तो कृष्ण क्रांति भी कहते हैं। और ये पेट्रोलियम से जुड़ी हुई है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, पेट्रोलियम का उत्पादन बढ़ाने से जुड़ी हुई है। तो ये कुछ क्रांति है इंपोर्टेंट। चलो भाई, श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुआ, बच्चे 1970 से शुरू हुआ था। बेटा सभी के पापा याद नहीं करने, तुम कितनों के पापा याद करोगे, जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो मैं करा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। आगे बात करूं बच्चे रजत क्रांति और गोल क्रांति। तो रजत क्रांति बच्चे आपकी 8th नंबर, रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से जुड़ी हुई है, अंडा, एग प्रोडक्शन। और बच्चे अगर मैं इससे अगले की बात करूं, गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन, तो गोल क्रांति आलू से जुड़ी हुई है, आलू के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। यही काफी है। हालांकि सिर्फ नीली क्रांति आपसे पूछी गई है, आगे अगर कोई सी भी पूछी जाए तो आप बता दोगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। अब क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, 1 वीक का समय है हमारे पास, तो अब जो मंडे से मैं आपकी क्लास लूंगा, मंडे से वो क्लास होंगी बच्चे जो लगभग चलेंगी आपकी कितने समय, यानी कि 1.5 घंटे की क्लास लूंगा। और 1 सप्ताह में बाकी की ज्योग्राफी को मैं खत्म करूंगा। इंडियन ज्योग्राफी की 1 क्लास और मैं लेने वाला हूं बस आपकी, जिसमें मिनरल्स के बारे में आपको बताऊंगा और साथ के साथ मिट्टी आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर चलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, हम सोलर सिस्टम से घूमते घामते चलते फिरते हुए बच्चे, और लास्ट में आपका जो भी पर्वत छोटी वोटी विश्व की है, ये जो भी ज्वालामुखी वगैरह है, उन सभी चीजों को मैं डिस्कस करते हुए खत्म कर रहा हूं। तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी। बेटा अमूल की फुल फॉर्म होती है आनंद मिल्क लिमिटेड, ठीक है ना। तो आनंद मिल्क लिमिटेड अमूल की फुल फॉर्म है। अमूल एक सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो दूध वूध खरीदती है, आपको पता ही है, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, झूम खेती से 2021 में, झूम खेती क्या है बच्चे, झूम खेती पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, पूर्व उत्तर भारत में की जाती है झूम खेती, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। झूम खेती को हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे कीर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, कीर्तन एवं दहन कृषि। कीर्तन का मतलब होता है काटना और दहन का मतलब होता है जलाना, यानी कि इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, बर्न, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आपसे पूछा है यही क्वेश्चन कि झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चे इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। इसी खेती को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि स्थानांतरीय कृषि भी कहा जाता है, स्थानांतरीय कृषि के नाम से भी इसे हम जानते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ये कहां की जाती है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में की जाती है। मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो मिजोरम राज्य में किया जाता है, मिजोरम के अंदर। वैसे तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के द्वारा जनजाति के द्वारा की जाने वाली खेती है।
इस खेती के अंदर क्या होता है, वनों को काटकर उनमें आग लगा देते हैं। आग लगाकर बच्चे जो राख बचती है उसे उसका इस्तेमाल एज ए खाद के रूप में किया जाता है। कई सारी फसलें एक साथ बोई जाती हैं और ये जनजाति के द्वारा की जाने वाली एक कृषि है। फिर एक बार फसल करने के बाद वहां से उसे छोड़कर भग जाते हैं, फिर आगे कहीं दूसरी जगह जाके मतलब आपका क्या करते हैं बच्चे, यानी कि दूसरी फसल का उत्पादन किया जाता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। और झूम कृषि क्या है बच्चे, इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर कीर्तन एवं दहन कृषि यानी कि सर्च स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसमें कृषि की जाती है, फिर उस जमीन को छोड़ देते हैं, फिर आगे कहीं दूसरी जगह जाके खेती करते हैं। ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में, यानी कि अगली क्लास में मंडे को आपके साथ 1.5 घंटे की क्लास होगी मंडे की। और अब जो है 1.5 घंटे हम डेली, एक हफ्ते की बात है तो एक हफ्ते आप मुझे 1.5 घंटा अपना दे दो, जिससे कि मैं आपकी बची हुई सारी इंपोर्टेंट चीजें भी करा सकूं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एसएससी जीडी के लगा रहे होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मेरी क्लास से जो टॉपिक्स पढ़ा दिए पढ़ाए हुए ही मिल रहे होंगे। 95 से प्लस परसेंटेज में बात करूं तो मेरी क्लास से ही मिलेंगे। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जो जिन बच्चों के क्वेश्चन था, पेपर था और उन्होंने मुझसे पढ़ा है, अब बेटा अगर आप ना ही पढ़ो, आप बेटा मजे मजे में ले जाओ चीजों को, फिर तो क्वेश्चन सही होने के नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है और चीजों को समझा है मेरे साथ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को करके आओगे एग्जाम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है बच्चे, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे सभी चीजें अच्छे से चल रही हैं। लास्ट इस वीक में और थोड़ा सा एक बार जोरदार एक अटैक होना चाहिए। फिर इसके बाद एक वीक के बाद 25 तारीख से यूट्यूब पर लगभग 50 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस सेट चलने वाली है। 3-4 दिन में पूरी ज्योग्राफी का प्रैक्टिस आपका, 3-4 दिन में पूरा इकोनॉमी का प्रैक्टिस, यानी कि भयंकर वाली तैयारी। जीएस में भी एक आपका बेहतरीन कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए ये आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है बच्चे, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है।